पीए क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर मैं एक बार पुनः मैं गुणराज सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मेरा केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स के पर मैं लेक्चर ले रहा था, रासायनिक बलगत की, और आज ये मेरा चौथा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने चर्चा किया था कि दहली ऊर्जा स्तर क्या है, संकीर्ण ऊर्जा क्या है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है, और उत्प्रेरक किस प्रकार संकीर्ण ऊर्जा को प्रभावित करता है। उत्प्रेरक संकीर्ण ऊर्जा के मान को घटा देता है, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। तो आज हम बात करेंगे कि जो हमारा रेट कांस्टेंट है और रेट कांस्टेंट का जो हमारा जो संकीर्ण ऊर्जा है उससे क्या संबंध होता है, संकीर्ण ऊर्जा को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में वो कौन से समीकरण है, किन बातों का जानना हमें आवश्यक होगा। हाउ कैन वी कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को हम कैसे निकालते हैं। और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कैलकुलेट करने के लिए एक वैज्ञानिक थे आर्हेनियस साहब, इन्होंने एक समीकरण दिया और जिसे हम आर्हेनियस समीकरण के नाम से जानते हैं। बच्चों, ये रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कैलकुलेट करने के लिए आते हैं, इसका डेरिवेशन पूछा जाता है, इसका ग्राफ स्लोप पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आर्हेनियस इक्वेशन से आप जानते हैं कि एनसीईआरटी पैटर्न आप सब पढ़ रहे हैं, उसमें इस रिएक्शन पे बहुत फोकस किया हुआ है कि आर्हेनियस समीकरण क्या है, एंड आर्हेनियस समीकरण के द्वारा हम किसका कैलकुलेशन करते हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आइए लेट अस सी द आर्हेनियस इक्वेशन। इन्होंने एक इक्वेशन दिया K इक्वल टू A इंटू ई के पावर EA अपॉन RT। क्या दिया? इक्वेशन नंबर 1, जहाँ K क्या है आप जानते हैं, क्या है बच्चों? वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक। ए क्या है? आर्हेनियस फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, यह भी एक नियतांक है, इसका मान वही होता है जो वेग स्थिरांक का मान होता है। ई एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। ई ए क्या है आप जानते ही हैं। ई ए क्या है बच्चों? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। आर आप जानते हैं गैस कांस्टेंट होता है बच्चों, गैस नियतांक का मान आपको पता होना चाहिए। गैस नियतांक का मान होता है 8.314 इंटू 10⁻7 अर्ग प्रति केल्विन प्रति मोल। आर का मान जूल में 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। बच्चों, ई ए इसमें जो लिखा हुआ है ये क्या है? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। आर क्या है? गैस कांस्टेंट है। टी क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, परम ताप है। टी बराबर क्या है? परम ताप। और परम ताप का मान आप जानते हैं 273 केल्विन होता है। तो ये आर्हेनियस इक्वेशन का ये फर्स्ट फॉर्म है। अब इसको हम अलग अलग टेम्परेचर पे डिराइव करेंगे, और जो वेग स्थिरांक में क्या संबंध है, अगर टेम्परेचर T1 है, T1 से बढ़ा के T2 कर दिया जाए तो वेग स्थिरांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका डेरिवेशन आइए हम यहाँ से सीखते हैं आर्हेनियस समीकरण से। तो बच्चों, अगर इस इक्वेशन का हम दोनों तरफ लॉग ले लें, क्या ले लें बच्चों? दोनों तरफ लॉग लेने पर इक्वेशन नंबर 1, दोनों तरफ लॉग लेने पर ln की नेचुरल लॉग है बच्चों, इसका बेस ई होता है, लॉग टू बेस ई, उसे हम नेचुरल लॉग के नाम से भी जानते हैं। इक्वल टू हो गया ln ए, और आप जानते हैं लॉग में log m इंटू एन का फार्मूला क्या होता है? log m इंटू एन बराबर log m प्लस log n।
तो क्या हो जाएगा देखिए, और यहाँ ई का पावर, जैसे आप देखिए कुछ फार्मूले आप जान लीजिए, log m इंटू एन इक्वल टू होता है log m प्लस log n, और log m टू द पावर n इक्वल टू होता है n log m। तो आप देख रहे हो, आप इसका पावर ये है, तो ये क्या हो जाएगा, ई ए अपान आर टी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा log e बेस e हो जाएगा। तो बताइए, हमने कहा कि जो ये ई है इसका क्या कैसे लिख सकेंगे, ln a प्लस माइनस ई ए अपान आर टी लॉग ई बेस ई। और जब आप बच्चों जानते हैं, जब ये बेस और ये दोनों सेम होते हैं तो इसका मान 1 हो जाता है, तो इक्वेशन बदल जाती है एल एन के इक्वल टू एल एन ए माइनस, ये देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ई ए अपान आर टी। तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। अब आइए बच्चों, हम इन नेचुरल लॉग को बदल देते हैं ब्रेगेरियन लॉग में। चेंज लॉग बेस ई टू लॉग बेस 10। जो आपकी लॉग टेबल दिया गया है वो लॉग बेस 10 में दिया गया है, जैसा कि आपके किताबों के पीछे बच्चों लिखा होता है, आप जानते हैं लॉग 10 में वैल्यू बेस 10 पे होती है, वो सारे मान दिए होते हैं। इसलिए इस लॉग को हम इस लॉग में चेंज करने के लिए 2.303 एक कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, 2.303 log 10 to the base k इक्वल टू 2.303 log 10 to the base a। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया और अपान ये माइनस हो जाएगा ई ए अपान 2.303 आर टी। अब देखिए, जब ये कॉमन ले लेंगे तो ये इसके जो है यहाँ पे हर में चला आएगा, इस तरह ये हो जाएगा, और इससे और ये क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो जो हमारी वैल्यू आ जाएगी log 10 to the base k इक्वल टू log 10 to the base a माइनस ई ए अपान 2.303 आर टी। ये इसको सपोज दैट हम इक्वेशन नंबर क्या बना लें, 3 बना लें। आप देखते हैं जब इसको कॉमन लेंगे 2.303 को, इस टर्म में भी रहेगा, इस टर्म में भी रहेगा, तो ये इसके हर में आ जाएगा, और इससे हम ये क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई, log 10 to the base k इक्वल टू log 10 to the base a माइनस ई ए अपान आर टी 2.303 आर टी। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई बच्चों हमारी, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब आप देखें कि यदि हम 2 टेम्परेचर पे इनके हम लॉग के और इसमें संबंध निकालें, तो यहाँ पर जो हमारा वैल्यू है, अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। इसके ग्राफ को हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी हम इसके दोनों रूप के डिराइव करते हैं कि टेम्परेचर सपोज दैट अगर हम T1 से T2 कर दें, तो हमारे रेट कांस्टेंट पे, हमारा रेट कांस्टेंट T1 टेम्परेचर पे मान लीजिए K1 है और T2 टेम्परेचर पे K2 है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं? तो क्या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पे फ़र्क पड़ता है, या हमारा रेट कांस्टेंट कितने गुना बढ़ जाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। अब आप देखिए, ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब यहाँ पे मैं ऊपर से अगर आप नोट कर लिए हों तो मैं इसको रिमूव कर दूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो प्रोसीड करते हैं। इक्वेशन नंबर यहाँ पे आपने 3 को यदि नोट कर लिया हो तो तापमान T1 पर वेग स्थिरांक का मान K1 है, वह तापमान T2 पर वेग स्थिरांक का मान
K2 है, तब क्या होगा, इस समीकरण को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? तो बताइए, log 10 to the base K1 इक्वल टू log 10 to the base A माइनस EA अपान 2.303 RT1। इक्वेशन नंबर क्या हो गई बच्चों? 4 हो गई। देखिए T1 टेम्परेचर पे हमने इसके मान को क्या कर दिया, वेग स्थिरांक का मान क्या है, K1 है। तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई। देन अब T2 टेम्परेचर पे लिखिए। जब टेम्परेचर हम T2 करेंगे, T2 ताप पर क्या हो जाएगा, वेग स्थिरांक को हमने क्या माना है, K2 माना है, log 10 to the base A माइनस EA अपान 2.303 RT2। ये इक्वेशन नंबर बच्चों क्या हो गई, 5 हो गई। तो अब आप देख रहे हैं कि 2 समीकरणें प्राप्त हो गई। K1 इक्वल टू log 10 to the base A माइनस EA अपान 2.303 RT1। K2 इक्वल टू हो गया log 10 to the base A माइनस EA अपान 2.303 RT2। समीकरण 4 और 5 हो गई। तो क्या करते हैं कि हम अब आइए इन दोनों समीकरण में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। समीकरण 5 में समीकरण 4 को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। समीकरण 4 व 5 से बताइए log 10 to the base K2 माइनस log 10 to the base K1 इक्वल टू क्या हो गया बताइए, K2 की वैल्यू ये है, log 10 to the base A माइनस EA अपान 2.303 RT2 माइनस, अब बताइए क्या हो जाएगा, K1 की वैल्यू ये है, आप देख रहे हैं, log 10 to the base A माइनस EA अपान 2.303 RT1। देखो बेटा, अब यहाँ पे क्या हो गया, हमने पूरे टर्म को K2 वाले इक्वेशन में K1 वाले इक्वेशन को क्या कर दिया, घटा दिया। अब आप ये देख रहे हो कि यहाँ साइन क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ साइन क्या है, नेगेटिव है। तो दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल हो जाएंगे। तो बताइए इसको हम, और आप एक log का फार्मूला और भी पढ़े हैं, log 10 to the base m अपान n इक्वल टू होता है log m माइनस log n। ये होता है ना बच्चों, log m अपान n का फार्मूला सभी जानते होंगे। तो अब हम इसको ले लेते हैं, दिस माइनस दिस है, इसको हम लिख सकते हैं log 10 to the base K2 अपान K1 कर दें। यही हो गया log m बटे n, log m माइनस log n। इस फॉर्म में देखिए, इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। आई थिंक आपको पूरी बात समझ में आ रही होगी। ये मैथमेटिकल थोड़ा टॉपिक भी है, और मैथ और बायोलॉजी में इतना इजी वे में आपको बता रहा हूँ एक एक चीज़, कि चाहे वो बायोलॉजी का बच्चा हो चाहे मैथ का बच्चा हो, थोड़ा सा log अगर ये फार्मूलों को ध्यान से देखें तो कोई दिक्कत नहीं, इनके डेरिवेशन में एकदम आसान है आरएनएस इक्वेशन का डेरिवेशन। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू है, ये माइनस साइन था, ये माइनस साइन था, लेकिन ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बच्चों। ये देखिए EA अपान 2.303 RT2, और यहाँ प्लस हो गया EA अपान 2.303 RT1। अब ध्यान से देखो बेटा, ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है, तो इसको इस तरफ भेज सकते हैं, है ना, इस तरफ भेज सकते हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा फिर। इधर हम थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं, या तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर फिर यहाँ पे प्रोसीड मैं कर रहा हूँ, आपको आई थिंक यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा। तो और log K2 अपान K1 इक्वल टू EA अपान 2.303 RT1 माइनस EA अपान 2.303 RT2। अब आप देख रहे हो बच्चों, हमने इस टर्म को इधर लाया और ये माइनस साइन था इधर कर दिया। दोनों में कॉमन क्या है,
अब आप देख रहे हो बेटा EA/2.303R कॉमन है, तो हम इसको निकाल के बाहर कर लें। क्यों बाहर कर लेना, देख रहे हो EA/2.303R क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे अब मैं अगर आप ये ऊपर से अगर नोट कर चुके हों तो मैं यहाँ पे फिर से लेके चलता हूँ आप सबको, क्योंकि ये एक्चुअली 2 वे प्रोसेस नहीं है, 1 वे प्रोसेस है। तो आई थिंक यदि आप उतारना चाहेंगे नोट्स, मैंने पहले भी कहा है कि मेरी नोट्स सब आपको मिल जाएगी, लेकिन बट अगर मेरी रफ्तार से अगर उतार रहे हों आप सब तो दैट्स गुड है, बहुत अच्छा है। देखिए समझने में आसानी है, नहीं तो आपको एग्ज़ाम में बहुत शार्ट में डिराइव कर दिया है, पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ से आया। और मैं यहाँ एक एक चीज़ आपको लॉग के टर्म में फार्मूले बता करके पूरा मैं डिराइव करा रहा हूँ कि आरएनएस इक्वेशन का लास्ट फॉर्म क्या आता है, कैसे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कैलकुलेट किया जाता है। आई थिंक आप ये देख रहे होंगे। तो चलिए मैं थोड़ा सा ऊपर आपको यहाँ तक मिटा देता हूँ T1 टेम्परेचर पे। तो अब यहाँ से हम लेते हैं, प्रोसीड करते हैं फिर से आगे। बात हमारी यहाँ तक हो चुकी है, तो फिर से अब देखिए आप log 10⁻⁴ इक्वल टू क्या किया है हमने, EA/2.303R को कॉमन ले लिया। और बच्चों देखिए ये हो गया 1/T1 माइनस 1/T2। ये देखो बेटा ये हो गया एक फॉर्म। इसको हम इस वैल्यू को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें और 2.303 log 10⁻⁴ इक्वल टू EA/R। और आप देख रहे हो यहाँ से क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1/T1 इंटू T2। यही आर्हेनियस इक्वेशन का लास्ट फॉर्म है बेटे, इसको आप सब अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब आप देख रहे हैं K1 से टेम्परेचर किस प्रकार से ये वेग स्थिरांक को प्रभावित करता है। इसका मतलब है यदि हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो हमारा वेग स्थिरांक भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, निश्चित ही प्रभावित होगा। और यहाँ देखिए आप किसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, इससे कैसे सवाल आएंगे इस पर डिस्कशन होगा। जब मैं न्यूमेरिकल एक साथ लगवाऊंगा, जब चैप्टर जब ये सारे ये डेरिवेशन ख़त्म हो जाएंगे, एक साथ सारे टॉपिक पर न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा। जैसे एक अपक्रिया में तापमान 300 केल्विन से बढ़ाकर 400 केल्विन कर दिया गया, तो अपक्रिया की एनर्जी जिससे वेग स्थिरांक 4 गुना बढ़ गया। 4 गुना बढ़ गया मतलब ये 1 होगा, ये 4 टाइम हो जाएगा। और टेम्परेचर 300 से क्या कर दिया गया, 400। तो बताइए 400 माइनस 300/300 गुणे 400 करके आर की वैल्यू फिक्स होती है। यहाँ मान रख करके आप EA की कैलकुलेशन कर सकते हैं, दैट इज योर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। संकीर्ण ऊर्जा का मान इस समीकरण से निकल जाएगा। और यही है कौन सी समीकरण बोली जाती है, आर्हेनियस समीकरण। कौन सी समीकरण बोली जाती है बच्चों, आर्हेनियस समीकरण। आर्हेनियस समीकरण आई थिंक आपको जो है अंडरस्टैंड हो गया होगा किस प्रकार डिराइव होती है। log K2/K1 के फॉर्म में आ जाता है, फिर ये माइनस कर देते हैं, कॉमन ले लेते हैं। फिर देखिए T2 माइनस इधर गया T1 और हर में क्या आ गया, T1 इंटू T2। और EA/R आप देख रहे हैं, EA क्या है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, संकीर्ण ऊर्जा है। और इस प्रकार संकीर्ण ऊर्जा की हम गणना आर्हेनियस इक्वेशन के द्वारा करते हैं। आइए आर्हेनियस इक्वेशन का ग्राफ समझते हैं कि कैसे ग्राफिकल इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ग्राफ का जो रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल अप्रोच क्या है, अगर हम इसे अब इस इक्वेशन को बच्चों में मिटा रहा हूँ, आई थिंक आप लोग इसको लिख चुके होंगे। तो इस तरह जो ग्राफ क्या है आरएस इक्वेशन का, स्लोप क्या है और कैसे ये y बराबर mx + c ग्राफिकल अप्रोच ऑफ आर्हेनियस समीकरण, ग्राफिकल अप्रोच ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन।
तो अगर हम बात करें आर्हेनियस इक्वेशन को हमने किस फॉर्म में लिखा, log 10 to the base a इक्वल टू log 10 to the base a माइनस EA अपान 2.303 RT। अब हम इसकी तुलना कर दें y बराबर mx प्लस सी से, जहां आप जानते हैं यम क्या होती है, प्रवणता होती है। क्या होती है? प्रवणता या स्लोप होती है। ये वाई एक्स है और ये देखिए एक्स इसका क्या है, एक्स एक्सिस पर हम ग्राफ खींचते हैं वर्सेस देखिए रेसिप्रोकल द टाइम, यहाँ टाइम नहीं टेम्परेचर, टेम्परेचर के रेसिप्रोकल, और वह यहाँ पे देखिए log 10 to the base के, ये देखिए आप यहाँ पे जो हमारा सपोज दैट ये O बिंदु है और ये B है, ये है हमारा जो है ये इमेजिनरी लाइन है। फिर इसके बाद ये हमारा स्लोप है, स्लोप इक्वल टू क्या होगा, माइनस EA अपान 2.303 R, और ये काटे गए अंतःखंड की लंबाई एंटर, ये आपको बताइए कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है। इंटरसेप्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, log 10 to the base a। देख रहे हैं आप इस समीकरण में, ये हमारा क्या है, इंटरसेप्ट है। यहाँ देखिए 1/t, ये x का मल्टीप्लाई, ये x की जगह x एक्सिस पे क्या है बताइए 1/t है। तो ये और m क्या है बताइए, ये जो इसका मल्टीप्लायर है, इतनी वैल्यू देखिए आप, ये हो गई आपकी, क्या हो गई, m हो गया, 1/t क्या हो गया, x हो गया, काटे गए अंतःखंड की लंबाई हमारा क्या हो गया, देखिए प्लस साइन के साथ क्या है बताइए, ये c की वैल्यू हो गई, काटे गए जो है किस पर, किस एक्सिस में बताइए, यक्स, यहाँ पे यक्स एक्सिस पे, तो बताइए क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ द टेम्परेचर है। और हमारा जो है ये वाई एक्सिस पे क्या है, log k को हमने रखा है, और इंटरसेप्ट इक्वल टू क्या हो गया, log 10 to the base k के बराबर है। इसका स्लोप क्या है, EA अपान 2.303 RT। इट मीन्स अगर ये T वर्सेस होता तो ग्राफ इस तरह आता, टेम्परेचर बढ़ने पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। और यहाँ देखिए इसका हमने व्युत्क्रम लिया है, तो अगर इसका ये बढ़ाओगे तो इसका ये जो log k की वैल्यू है आपकी क्या होगी, धीरे धीरे घटेगी। तो इस तरह हमारा जो है ये जो हमारा ये इक्वेशन है, आर्हेनियस इक्वेशन है, y बराबर mx प्लस सी, जो सरल रेखा का समीकरण है, इस पर पालन करता है। ये जो c है, c इक्वल टू log a है, तो ये देखिए y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई है, और ये यम क्या है, प्रवणता या जिसे स्लोप कहते हैं, आप देख रहे हैं ये बराबर क्या है, इसका देखिए माइनस साइन के साथ EA अपान 2.303 R है, और इसका मल्टीप्लायर क्या है 1/t है, वो क्या है बताइए x एक्सिस पर है, आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार आर्हेनियस समीकरण के ग्राफ से ये स्पष्ट होता है, यदि हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू, हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट का मान भी बढ़ता है, और यदि हम टेम्परेचर को उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो इसका मान भी क्या होता है, घटता है। व्युत्क्रम कर देंगे टेम्परेचर का तो log k की वैल्यू भी क्या होगी, वेग स्थिरांक का मान भी घटेगा। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन दैट we can explain that if we increase the temperature, rate constant also increases, and if we decrease the temperature, rate constant will also be decreases। मतलब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारे वेग स्थिरांक का मान भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर को घटाएंगे तो हमारे वेग स्थिरांक का मान भी क्या होगा, घटेगा।
और इस ग्राफ को बच्चों बना ले लीजिएगा, कभी कभी स्क्रीन करने के लिए आता है। और आर्हेनियस समीकरण को ग्राफिकल आपके IRT की बुक्स में भी अच्छे से दिया हुआ है, इसके ग्राफ को समझाने का प्रयास किया गया है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। यम यहाँ क्या है, प्रवणता है, स्लोप है, जो ये आपको दिखाई दे रहा है ये वैल्यू। अब वाई एक्स पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई ये जो OB है ये इक्वल टू क्या है बताइए, log 10 टू द बेस A है, ये आप वैल्यू देख रहे हैं आप। और जो हमने जो x एक्सिस पर लिया है वो रेसिप्रोकल ऑफ टेम्परेचर लिया है, 1/T लिया है, जो ये प्रूव करता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो log K की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा, व्युत्क्रम लेंगे तो इसका मान भी धीरे धीरे कम होगा। बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने आर्हेनियस इक्वेशन को कवर किया है और समझाने का प्रयास किया है। आई थिंक आप सबको बहुत अच्छे से आर्हेनियस समीकरण समझ में आ गया होगा। और आर्हेनियस इक्वेशन पे जो सवाल पूछे जाते हैं वो भी एक नमूना मैंने आपको बता दिया। सवालों में जब शुरू करूंगा तो टोटल सवाल हर टॉपिक पे, और मेरी आदत है कि चैप्टर ख़त्म होने के बाद हर टॉपिक पे जो भी आपके सवाल आते हैं उस पर मैं बारी बारी से हर टॉपिक पे सवाल लगवाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं थियरी में पढ़ा देता हूँ और उसके बाद न्यूमेरिकल लेने का। वेट एंड वॉच। और जो भी बच्चे मेरी क्लास पहले से मुझे जानते होंगे वो अच्छी तरह जानते हैं कि पूरा चैप्टर जब मैं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट उसका डेरिवेशन सब खत्म कर लेता हूँ, स्टेप बाय स्टेप हर टॉपिक पे सवाल बताता हूँ, जिस पर जो बोर्ड में आने की संभावना है या कंपटीशन में किस तरह पूछे जाते हैं, ये सारे टॉपिक पे मैं डिस्कशन करता हूँ। आई थिंक आप ये ग्राफ को बना लिया होगा आपने। अब आइए हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। यूँ तो आपके कोर्स में प्रथम कोटि की अपक्रिया का डेरिवेशन है, लेकिन मैं आपको सभी द्वितीय कोटि की अपक्रिया तक मैं डेरिवेशन बताऊंगा और उसके बाद फिर इन टॉपिकों पे न्यूमेरिकल लगवाऊंगा। अपक्रिया की कोटि के बारे में हम आपसे पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और हमने बताया था अपक्रिया की कोटि 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। अपक्रिया की कोटि को मतलब कि किसी भी तरीके से व्यक्त किया जा सकता है, जबकि आणविकता कभी भी शून्य नहीं होती। तो आइए शून्य कोटि की अपक्रिया और इसके हाल्फ लाइफ की बात करते हैं। शून्य कोटि की अपक्रिया क्या है? शून्य कोटि की अपक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी कोटि की अपक्रिया है बच्चों? इसे क्या कहते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और देखिए मैं कैसे डेरिवेशन करता हूँ, आपको कितना अच्छा समझ में आता है, चाहे बायोलॉजी ग्रुप के बच्चे हों, चाहे मैथमेटिक्स के ग्रुप के बच्चे हों। जरा सा एक फार्मूला इंटीग्रेशन का, 1-2 फार्मूले हैं, उनको याद कर लेंगे तो इनको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। और कहीं भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करिएगा और कमेंट में मुझसे पूछिएगा। आप मेरा मोबाइल नंबर भी जानते हैं, सब जानते हैं। आप मुझसे कभी भी डिस्कशन कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पर। बट अभी वेट एंड वॉच। आप शून्य कोटि की अपक्रिया की परिभाषा पूछी जाती है, तो परिभाषा लिख लीजिए, ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता, लिखते जाइएगा आप सब, अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात पर निर्भर करती है, शून्य घात पर निर्भर करती है। अर्थात इसकी सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करती, इसकी सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करती, उसे शून्य कोटि की अपक्रिया कहा जाता है। तो बच्चों परिभाषा क्या कहती है?
ऐसी कोड की अपक्रिया है ये जिसमें अपक्रिया की दर, ऐसी अपक्रिया है जिसमें अपक्रिया की दर रेट ऑफ रिएक्शन डू नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात पर निर्भर करने का मतलब है इस पर अभिकारक की सांद्रता पर इसकी दर निर्भर ही नहीं करती। अर्थात ऐसी अपक्रिया जिसमें अपक्रिया की दर डू नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसी अपक्रिया शून्य कोट की अपक्रिया कहलाती है। आइए हम देखते हैं इसका हम डेरिवेशन कैसे करते हैं। तो बच्चों शून्य कोट की अपक्रिया में मान लीजिए अगर हमारा कोई अभिकारक ए है, अच्छे से समझिएगा, बिल्कुल कहीं कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभिकारक हमारा ए है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, किसे बदल रहा है बताओ, प्रोडक्ट में बदल रहा है। इनिशियल टाइमिंग यदि t बराबर 0 पर, अगर सपोज दैट आप जान रहे हैं कि जो हमारा रेट है इस पर डिपेंडेंट नहीं है, तो t बराबर 0 पर कंसंट्रेशन a है, t बराबर टाइम पर सपोज दैट ये x बन गया तो a माइनस एक्स हो गया। बट क्या है जो हमारा अपक्रिया की दर है dx अपॉन dt इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए, तभी तो ये शून्य कोट की अपक्रिया होगी। देखिए ए की सांद्रता के शून्य घात पर निर्भर कर रही है, तो इसीलिए ये अपक्रिया किस कोट की अपक्रिया है, शून्य कोटि की अपक्रिया है बच्चों। और आप जानते हैं कि ये जो माइनस साइन होता है समय के साथ साथ ए की सांद्रता के घटने का परिचायक है। तो जो अपक्रिया की दर है इसकी सांद्रता के शून्य घात पर डिपेंड करती है, और इसको लिख सकते हैं dx अपॉन dt इक्वल टू, ये देखिए k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, जहाँ k क्या है वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन या वेग स्थिरांक के नाम से जानते हैं। तो जहाँ ए के क्या है बच्चों, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेग स्थिरांक, अपक्रिया का वेग स्थिरांक है। अब हम आइए डेरिवाइव करते हैं इस टर्म को, कंसंट्रेशन वाले टर्म को इधर ले आइए और dt को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या होगा dx अपॉन ये देखिए dx, ये देखिए इसके जब शून्य घात पे डिपेंड किया तो dx अपॉन dt इक्वल टू हो गया k, क्योंकि a का पावर 0 किसी का पावर 0 इक्वल टू क्या होता है 1 हो जाता है, तो k में जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो dx अपॉन dt इक्वल टू k हो जाएगा। तो r इसको बच्चों कैसे लिख सकते हैं, dx इक्वल टू, ये देखिए इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा k dt, क्या हो जाएगा बच्चों, dx इक्वल टू k dt। अब देखिए इस इक्वेशन का हम क्या कर देते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं, और आप एक फार्मूला पढ़ा होगा इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx इक्वल टू x के पावर n+1 अपॉन n+1। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, x के पावर n dx इक्वल टू x के पावर n+1 अपॉन n+1। तो बताइए बच्चों यहाँ पर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें, समीकरण 1 का समाकलन करने पर इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू कांस्टेंट को बाहर निकाल करके किया जाता है। ये देखिए dx इक्वल टू ये कांस्टेंट है अपना, और ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dt, और आप यहाँ जब आप फार्मूला अप्लाई करेंगे इसको लिख सकते हैं x का पावर 0 dx। आप देख रहे हैं यहाँ पर इसको हम x का पावर 0 इक्वल टू dx ही हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा x के पावर, बताइए यहाँ पे 0 + 1 अपान, यहाँ देखिए 0 + 1, तो ये बताइए क्या हो जाएगा, ये देखिए x के पावर यहाँ 0 + 1 x पावर 1, और ये 1 हो जाए तो 1 से भाग देंगे, ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा। इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ जो dx का इंटीग्रेशन आया ये क्या हो गया, x हो गया। तो बच्चों यहाँ पर जब ये वैल्यू रखेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा kt, और जब ये नेतांक हटता है तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगता है kt + c। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई आपकी, 2 हो गई। टाइम ज़्यादा हो गया, कितने मिनट हो गए। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि इसका इंटीग्रेशन ऑफ dx इस फार्मूले से किया गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू x आ गया, हमने यहाँ ले लिया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट हटा दिया, एक समाकलन नियतांक आया, इसे इंटीग्रेशन कांस्टेंट c के नाम से जानते हैं। अब आप देखिए इसकी वैल्यू को जो है जहाँ यहाँ टाइम जब 0 करते हैं, व्हेन t इक्वल टू 0, बताइए जब t की वैल्यू 0 होगी
तो बताइए जब टी की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो k इंटू 0 बराबर, और देखिए यहाँ पे x इक्वल c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। व्हेन t इक्वल टू 0 देन जो बने हुए जो अगर टाइम 0 है तो जो बना हुआ अमाउंट है x है वो भी क्या होगा, 0 होगा। देन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे c का मान रख दें, देन t इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0 हो जाएगा। देन x इक्वल टू हो जाएगा kt प्लस 0, k इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन टी। यहाँ देखिए ये वेग स्थिरांक का डेरिवेशन आ गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। वेग स्थिरांक k इक्वल टू हो गया x अपॉन टी। बच्चों यहाँ x क्या है, t समय में बनी हुई पदार्थ की मात्रा है, और ये देखिए लगा हुआ समय है। और इट मीन्स है अगर इसके हम वेग स्थिरांक की इकाई निकालें, वेग स्थिरांक की इकाई, वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी बच्चों। अब यहाँ देखिए अमाउंट है और किसी पदार्थ की मात्रा को मोल बटे लीटर में व्यक्त करते हैं। अगर यहाँ k की यूनिट अगर हम निकालें तो x का जो है हमारे जो यूनिट है वो किस में मेजर किया जाता है, मात्रा मोल प्रति लीटर में, मोल बटे लीटर में। और समय का मात्रा क्या है बच्चों, सेकंड है। तो जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो यूनिट आ रही है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब हम पहले भी आपको एक ट्रिकी अप्रोच फार्मूला बता चुके हैं कि यही एक ऐसी कोट की अपक्रिया है, शून्य कोट की ऐसी अपक्रिया है जिसके वेग और वेग स्थिरांक दोनों का मात्रक सेम होता है, और वो क्या आता है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये सारे ये टॉपिक क्या केमिकल कैटालिस्ट बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन इसका इतना इम्पोर्टेंट है कि हर कंपटीशन में पूछा जाता है कि इसके वेग की इकाई क्या है, वेग स्थिरांक का मात्रा क्या है, और क्या फाइनली यहाँ देखिए अगर यहाँ पे टी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x अपॉन k हो जाएगा। इसको ऐसा भी कह सकते हैं, ये हमारा किस कोट की अपक्रिया का जो है इक्वेशन आया, फाइनल डेरिवेशन आया, शून्य कोट की अपक्रिया का डेरिवेशन आया। अभी हम इसके बाद आपको निकलवाने वाले हैं कि शून्य कोट की अपक्रिया की अर्ध आयु कैसे निकालते हैं। अभी ये टाइम है, अभी हम इसको अर्ध आयु जैसे आपने नाम सुना होगा, रेडियो एक्टिव तत्वों का जो हाल्फ लाइफ होता है, जितने समय में कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है उसी समय को हम अर्धायु कहते हैं। अर्धायु मैं आपके बच्चों बता दूं आपके जानकारी के बारे में कि अर्धायु मात्रा पर डिपेंड नहीं करता। कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल चाहे वो 10 किलो हो चाहे 1 ग्राम हो, उसका जो हाल्फ लाइफ होता है वो बिल्कुल नियत होता है। सपोज दैट किसी की अगर हाल्फ लाइफ मटेरियल जैसे यूरेनियम है 9 × 10⁹ ईयर्स उसकी हाल्फ लाइफ है, तो इतने साल में चाहे 100 किलो यूरेनियम होगा तो 50 किलो हो जाएगा, 1 ग्राम होगा तो आधा ग्राम हो जाएगा, इतना ही समय लगेगा उसे डिके होने में। ये रेडियो एक्टिव मटेरियल का अर्धायु होता है। अर्धायु वह समय होता है जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है। उम्मीद है कि ये आप बच्चों ये डेरिवेशन कर लीजिए, और ये मैं अर्धायु भी निकलवा दूँ। इसकी अर्धायु हाल्फ लाइफ ऑफ अर्धायु, हाल्फ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब आप देख रहे हैं यहाँ इक्वेशन क्या आ रहा है, T = x अपॉन k। T = जब हम T हाफ ले लेंगे तो बताइए जो हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन A था, इसकी जो बना हुआ X मटेरियल है ये आधा ये बन चुका होगा, इधर ये आधा शेष बचा होगा। तो बच्चों जब हम अर्धायु T बराबर हम T हाफ ले लें, देन x = क्या हो जाएगा, a अपॉन 2। बताओ प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाएगा, आधा हो गया तो ये जो x है ये आधा बन चुका है और ये आधा बाकी है। तो x = क्या हम लिख सकते हैं, a/2 लिख सकते हैं। x = a/2 और ये समीकरण नंबर अगर 1 मान लिया तो बताइए क्या हो जाएगा, T हाफ = a/2k। और आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू कांस्टेंट है तो रिलेशन क्या आया, T हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। इट मीन्स क्या हुआ कि
जो प्रथम कोटि की अपक्रिया है उसकी अर्धाय पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा पर निर्भर करती है, जबकि अपक्रिया की दर पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा पर निर्भर नहीं करती। ये बहुत ही खास बात है, आप नोट कर लीजिएगा कि अर्धाय तो प्रारंभिक मात्रा पर डिपेंड करती है, लेकिन इसका जो अपक्रिया की दर है वो पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा पर डिपेंड नहीं करती। बच्चों आज हमने अर्ध आयु भी निकलवाया और इसका डेरिवेशन भी आपको बताया। नेक्स्ट लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रिया जो प्रथम कोटि की अपक्रिया है, डेरिवेशन भी आता है, उस पर सवाल भी आते हैं, उसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। और वेट एंड वॉच, मेरा वीडियो देखते रहिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करें। अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करने का प्रयास करिए, अधिकतम लोग जुड़ सकें और लाभ उठा सकें, क्योंकि जितना डेरिवेशन एक एक स्टेप को मैं क्लियर करते हुए फार्मूला बता के जो मैं आपको बता रहा हूँ शायद ही कहीं पर किसी चैनल पर मिलेगा। और जैसा कि आर्हिनेस इक्वेशन में बिल्कुल लाभ का सारा जो फार्मूले यूज होते हैं उसको बताते हुए मैंने डिराइव किया। तो आप जुड़े रहिए पीए क्लासेस के ऑनलाइन चैनल से। फिर नेक्स्ट जब वीडियो मेरा आएगा तो प्रथम कोटि की अपक्रिया और द्वितीय कोटि की अपक्रिया का डेरिवेशन, इसके बाद इस पर न्यूमेरिकल शुरू हो जाएगा बच्चों। दैट्स ऑल। बहुत अच्छा, आप लोग ऐसे ही बने रहिए और अपने चैनल को, अपनी कोचिंग का प्रचार प्रसार करते रहिए और अधिकतम बच्चे इस चैनल से जुड़ करके लाभ उठाएं। थैंक यू।